एक स्थिति की कल्पना करते हैं। एक 3 साल का बच्चा है जो लकड़ी के एक पजल से जूझ रहा है। ये अक्सर देखने को मिलता है। हाँ, वो एक त्रिकोण आकार के टुकड़े को किसी चौकोर खांचे में फिट करने की कोशिश कर रहा है और लगातार नाकाम होने पर थोड़ा झल्ला रहा है। बिल्कुल। तभी उसकी बड़ी बहन पास आती है। वो पजल को हाथ तक नहीं लगाती, बस इतना कहती है कि क्या इस टुकड़े का कोना उस लाल वाले हिस्से से मिलता है? जरा इसे घुमाकर देखो। और फिर अचानक वो बच्चा रुकता है, टुकड़े को घुमाता है और क्लिक, पजल पूरा हो जाता है। बिल्कुल सही। ये जो बीच के कुछ सेकंड का जादुई पल है ना, बाल मनोविज्ञान के अनुसार असल में यही इंसान के दिमाग का सबसे अहम विकास होता है। ये वाकई बहुत ही सटीक और सुंदर शुरुआत है इस विषय के लिए। तो चलिए आज इस गहन विश्लेषण में मानव विकास के इसी सबसे बड़े रहस्य को गहराई से डिकोड करते हैं, क्योंकि हमारा आज का विषय लेव वाइगोट्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। जिसे सोशो कल्चरल थ्योरी भी कहते हैं। और ये प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टडी मटेरियल है। बिल्कुल। तो मैं सोच रहा था, क्या इंसान का सीखना सिर्फ उसकी उम्र बढ़ने पर निर्भर करता है, या इस बात पर कि वो किन लोगों के साथ समय बिताता है? चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। देखिए, लंबे समय तक ना एक स्थिति की कल्पना करते हैं। एक 3 साल का बच्चा है जो लकड़ी के एक पजल से जूझ रहा है। ये अक्सर देखने को मिलता है। हाँ, वो एक त्रिकोण आकार के टुकड़े को किसी चौकोर खांचे में फिट करने की कोशिश कर रहा है और लगातार नाकाम होने पर थोड़ा झल्ला रहा है। बिल्कुल। तभी उसकी बड़ी बहन पास आती है। वो पजल को हाथ तक नहीं लगाती, बस इतना कहती है कि क्या इस टुकड़े का कोना उस लाल वाले हिस्से से मिलता है? जरा इसे घुमाकर देखो। और फिर अचानक वो बच्चा रुकता है, टुकड़े को घुमाता है और क्लिक, पजल पूरा हो जाता है। बिल्कुल सही। ये जो बीच के कुछ सेकंड का जादुई पल है ना, बाल मनोविज्ञान के अनुसार असल में यही इंसान के दिमाग का सबसे अहम विकास होता है। ये वाकई बहुत ही सटीक और सुंदर शुरुआत है इस विषय के लिए। तो चलिए आज इस गहन विश्लेषण में मानव विकास के इसी सबसे बड़े रहस्य को गहराई से डिकोड करते हैं, क्योंकि हमारा आज का विषय लेव वाइगोट्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। जिसे सोशो कल्चरल थ्योरी भी कहते हैं। और ये प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टडी मटेरियल है। बिल्कुल। तो मैं सोच रहा था, क्या इंसान का सीखना सिर्फ उसकी उम्र बढ़ने पर निर्भर करता है, या इस बात पर कि वो किन लोगों के साथ समय बिताता है? चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। देखिए, लंबे समय तक ना मनोविज्ञान की दुनिया में यही माना जाता था कि इंसान का दिमाग एक बंद बक्से या किसी स्टैंड अलोन कंप्यूटर की तरह काम करता है। अच्छा, मतलब एक ऐसी मशीन जिसका हार्डवेयर उम्र बढ़ने के साथ अपने आप अपग्रेड होता रहता है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। लेकिन वाइगोत्स्की ने उस समय की इस पुरानी और स्थापित सोच को सीधे तौर पर चुनौती दी थी। तो उन्होंने क्या अलग बताया? उन्होंने कहा कि कोई भी इंसान अकेले किसी शून्य में नहीं सीखता है। वो समाज और संस्कृति के साथ लगातार बातचीत करके, मतलब इंटरैक्ट करके ही अपने ज्ञान का निर्माण करता है। आप वैचारिक स्तर पर खंडन कर रहे थे। हाँ, यहीं से बाल मनोविज्ञान के सबसे बुनियादी टकराव की शुरुआत होती है। समाज बनाम उम्र का टकराव। और ये टकराव था वाइगोत्स्की और उस समय के सबसे मशहूर मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के बीच, है ना? एकदम सही। जीन पियाजे का नजरिया वाइगोत्स्की से बिल्कुल विपरीत था। पियाजे मुख्य रूप से उम्र और परिपक्वता पर जोर देते थे। मतलब बायोलॉजिकल मैच्योरिटी पर। हाँ, उनका फोकस अकेले संज्ञानात्मक विकास पर था, जिसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। उनके अनुसार बच्चा दुनिया को अकेले एक्सप्लोर करता है। अगर हम इसे एक सरल उपमा से समझें तो ऐसा लगता है जैसे पियाजे मानते थे कि एक पौधा सिर्फ समय बीतने के साथ अपने आप बढ़ता है। बहुत बढ़िया उदाहरण है। बस समय गुजरेगा और वो पौधा पेड़ बन जाएगा। लेकिन वाइगोत्स्की का कहना है कि नहीं, उस पौधे का विकास इस बात पर निर्भर करेगा कि उसे कैसी मिट्टी मिल रही है, यानी उसकी संस्कृति कैसी है। हाँ, लेकिन एक सेकंड, यहाँ अक्सर एक कंफ्यूजन होता है। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ एक बड़ा एग्जाम अलर्ट है। वो कौन सा? वो एल्बर्ट बंडूरा वाला कंफ्यूजन। क्योंकि जब समाज से सीखने की बात आती है तो बंडूरा का नाम भी आता है। अरे हाँ, ये बहुत आम गलती है। देखिए, एल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत सामाजिक अधिगम या सोशल लर्निंग है। वो दूसरों को देखकर नकल करने पर आधारित है। जबकि वाइगोत्स्की का सिद्धांत सामाजिक सांस्कृतिक है। अगर परीक्षा में समाज के साथ संस्कृति शब्द जुड़ा हुआ आता है तो उत्तर निश्चित रूप से वाइगोत्स्की ही होगा। यह बहुत ही काम का पॉइंट है। तो अगर समाज वो मिट्टी है और संस्कृति वो पर्यावरण है जो हमारा विकास तय करती है, तो आइए उन विशिष्ट उपकरणों को समझते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के
3 मूल स्तंभ। हाँ, जिन्हें याद रखने की एक मास्टर ट्रिक है, SCL। P और L, यही पूरी थ्योरी का सार है। तो इसका मतलब है सोसाइटी यानी समाज। वाइगॉत्स्की कहते हैं कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में समाज की भूमिका सबसे प्राथमिक है। इंसान अकेले ज्ञान नहीं बनाता, वो लोगों के बीच रहकर सीखता है। एकदम सही। और दूसरा है C, यानी कल्चर या संस्कृति। हमारी संस्कृति ही ये तय करती है कि हमारे सोचने का तरीका कैसा होगा। और तीसरा है L, यानी लैंग्वेज या भाषा। भाषा वो टूल है जिससे हम समाज के साथ जुड़ते हैं। लेकिन यहीं पर मेरे मन में एक सवाल आता है। हाँ, बताइए। हम तो आमतौर पर यही मानते हैं ना कि इंसान पहले कुछ सोचता है और फिर उस विचार को दूसरों तक पहुंचाने के लिए भाषा का इस्तेमाल करता है। तो क्या भाषा सिर्फ हमारी बात दूसरों तक पहुंचाने का एक आउटपुट नहीं है? क्या ये सचमुच हमारे दिमाग का निर्माण करती है? देखिए, यही तो वो जगह है जहाँ वाइगॉत्स्की सबसे अलग खड़े होते हैं। अच्छा। हाँ, ये ज्ञान को बाहर से अंदर खींचने और दुनिया को समझने का सबसे बड़ा यंत्र है। ये हमारे दिमाग का ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब बिना भाषा के हम जटिल चीजें सोच नहीं सकते? बिल्कुल नहीं। जब कोई बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा होता है ना, तो वो सिर्फ शब्द नहीं सीख रहा होता, वो अपने समाज के सोचने के तरीके को डाउनलोड कर रहा होता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही हैरान कर देने वाला नजरिया है ना? तो अगर भाषा और समाज सीखने के उपकरण है, तो ये सीखने की वास्तविक प्रक्रिया घटित कैसे होती है? यहीं पर हम स्रोत सामग्री के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में आते हैं। हाँ, मतलब ZPD और स्कैफोल्डिंग की बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और स्कैफोल्डिंग। इसे एक व्यावहारिक स्थिति से समझते हैं। बताइए। मान लीजिए कि कोई छात्र किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। ठीक है। वो बिना मदद के मॉक टेस्ट में 82 नंबर ला रहा है, लेकिन उस छात्र में क्षमता है कि अगर उसे सही मार्गदर्शन मिल जाए तो वो 130 से ज्यादा नंबर ला सकता है। तो ये 82 और 130 के बीच का जो गैप है, हाँ, मनोविज्ञान की भाषा में इसी गैप को ZPD या समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। ये वर्तमान स्तर और संभावित स्तर के बीच की खाई है। मुझे यहाँ रामायण का वो प्रसंग याद आ रहा है। जब समुद्र पार करना था तो हनुमान जी चुपचाप बैठे थे। अरे हाँ, वो अपनी शक्तियां भूल चुके थे। बिल्कुल, वो उनका संभावित स्तर था जो उनके भीतर मौजूद था, लेकिन उस गैप को भरने के लिए उन्हें बाहरी मदद की जरूरत थी, जामवंत जी के मार्गदर्शन की। और जामवंत जी ने कोई नई शक्ति नहीं दी, बस हनुमान जी को उनकी खुद की क्षमता याद दिलाई। यही तो है असली सीखना। बच्चा मदद से नए ज्ञान की संरचना करता है। और ये बाहरी मदद जो इस गैप को पार करने के लिए दी जाती है, उसी को स्कैफोल्डिंग या हिंदी में पाड़ कहा जाता है। जैसे इमारत बनाते समय बाहर से बांस का एक अस्थायी ढांचा बनाया जाता है ना, ये बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। ये मदद हमेशा के लिए नहीं होती, जैसे बचपन में साइकिल सीखते समय होता है। माता पिता पीछे से सहारा देते हैं। हाँ, और जैसा ही बच्चा बैलेंस बनाना सीख जाता है, वो मदद हटा ली जाती है। ये बिल्कुल उन ट्रेनिंग व्हील्स की तरह है। इसमें इशारे देना, हिंट देना या आधा सॉल्व किया हुआ सवाल देना शामिल है। लेकिन यहाँ एक और बड़ा एग्जाम अलर्ट है। अक्सर लोग सोचते हैं कि रटना या रटवाना भी एक मदद है, पर वाइगॉत्स्की के अनुसार रटना कभी भी स्कैफोल्डिंग का हिस्सा नहीं होता। वेट, ऐसा क्यों? मदद तो आखिर मदद है ना? नहीं, क्योंकि रटने से कोई समझ विकसित नहीं होती, ये बस निर्भरता बढ़ाता है। जबकि स्कैफोल्डिंग का असली काम बच्चे को खुद सोचने और समस्या हल करने के लिए प्रेरित करना है। बिल्कुल सही कहा। स्कैफोल्डिंग आपको अपना बैलेंस खुद बनाना सिखाती है। तो हमने जाना कि स्कैफोल्डिंग वो सपोर्ट है जो हमें आगे बढ़ाता है, लेकिन सवाल ये है कि ये समर्थन देता कौन है? इसे वाइगॉत्स्की ने MKO कहा है, यानी मोर नॉलेजेबल अदर। इसके नाम से ही साफ है, जो इंसान उस विषय में आपसे ज्यादा जानता हो। लेकिन अक्सर लोग मान लेते हैं कि मार्गदर्शक हमेशा कोई उम्र में बड़ा ही होगा। यही तो रूढ़िवादी सोच है। MKO के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं है। अच्छा। हाँ, ज्ञान का स्तर बस आपसे ज्यादा होना चाहिए। वो कोई शिक्षक हो सकता है, माता पिता हो सकते हैं, या आपका सहपाठी भी हो सकता है। ये तो बहुत ही मनोरंजक बात है। मतलब अगर एक 10 साल का बच्चा अपने दादाजी को नया स्मार्टफोन चलाना सिखा रहा है, तो उस स्थिति में वो छोटा बच्चा ही उनका MKO है। उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे वाह! अगर हम इसे बड़े परिदृश्य में देखें तो सीखने का दायरा सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं रहता।
ये पूरा समाज ही एक पाठशाला बन जाता है। बिल्कुल। समाज में एमकेओ के साथ जुड़ना तो स्पष्ट हो गया, लेकिन एक स्थिति और है। जब बच्चा बिल्कुल अकेला होता है, तब उसके दिमाग के अंदर क्या चलता है? यहीं पर फिर से पियाजे और वाइगॉट्स्की का टकराव सामने आता है। भाषा बनाम विचार की बहस। हाँ, तो पियाजे का मानना था कि विचार हमेशा भाषा से पहले आता है। लेकिन वाइगॉट्स्की ने कहा कि शुरुआत में भाषा और विचार दोनों बिल्कुल अलग-अलग पटरियों पे चलते हैं। पैरेलल चलते हैं। और फिर लगभग 3 साल की उम्र में, जिसे टॉय एज कहते हैं, एक बड़ा बदलाव आता है। वो क्या? बच्चा पहले भाषा सीखता है और फिर उस भाषा का उपयोग सोचने के लिए करने लगता है। हाँ, प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्रों के बीच इसे याद रखने की एक मजेदार ट्रिक है। भक से बोल दो। अरे हाँ, भा से भाषा और क से कुछ नहीं, मतलब विचार। बिल्कुल, पहले भाषा फिर विचार। और इसी से जन्म होता है निजी संवाद या प्राइवेट स्पीच का, जब बच्चा काम करते हुए खुद से बड़बड़ाता है। पियाजे ने इसे ईगोसेंट्रिक स्पीच या अहंग केंद्रित कहकर खारिज कर दिया था, लेकिन वाइगोत्स्की का नजरिया अलग था। तो वाइगोत्स्की ने इसे कैसे देखा? उनके अनुसार ये कोई पागलपन नहीं है। बच्चा खुद से बात करके अपने कार्यों को एक दिशा देता है और खुद को रेगुलेट करता है। तो इस सब का असल में क्या अर्थ है? अगर मैं एक तुलना करूं तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई प्रोग्रामर मुश्किल कोडिंग करते समय खुद से जोर-जोर से बात करता है। बिल्कुल। वो भ्रमित नहीं है, वो बस अपने विचारों को व्यवस्थित कर रहा है। एकदम सही। और खुद को निर्देश देने की ये सेल्फ रेगुलेशन की प्रक्रिया जीवन भर हमारे काम आती है। बस बड़े होने पर ये बड़बड़ाहट हमारे मन के भीतर की आवाज, यानी इनर स्पीच में बदल जाती है। वाह! इतनी सारी थ्योरी समझने के बाद ये देखना जरूरी है कि असल दुनिया या क्लासरूम में इसका प्रयोग कैसे होता है। देखिए, कक्षा में इसका प्रयोग बहुत साफ है। बच्चे अकेलेपन से ज्यादा एक समूह में बेहतर सीखते हैं। मतलब ग्रुप एक्टिविटी में। हाँ, शिक्षकों को ग्रुप एक्टिविटी और चर्चा को बढ़ावा देना चाहिए। जब विद्यार्थी एक दूसरे की मदद करके सीखते हैं तो इसे सहयोगात्मक अधिगम या कोलैबोरेटिव लर्निंग कहते हैं। और बच्चों को अलग-थलग बैठाकर रटवाना तो इस सिद्धांत के बिल्कुल खिलाफ है। बिल्कुल। और परीक्षा के लिए एक और टिप है, समूह कार्य और सहयोग। ये हमेशा वाइगोत्स्की के पॉजिटिव कीवर्ड्स होते हैं। तो अगर हम पूरी चर्चा को समेटें तो पियाजे का मतलब है उम्र और परिपक्वता और अकेले सीखना, जबकि वाइगोत्स्की का मतलब है समाज के साथ जुड़ना और सामाजिक सांस्कृतिक विकास। यही सबसे बड़ा अंतर है। शिक्षा प्रणाली आज वाइगोत्स्की की ओर ही झुक रही है, जहां रटने से ज्यादा सहयोग को अहमियत मिल रही है। बिल्कुल। चलिए एक बार तेजी से मुख्य